प्यारे बच्चों, आज अपने पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौर्य वंश का जो कार्यकाल है प्यारे बच्चों, वह है 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक। इतिहास में 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक का जो काल है वह मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे बच्चों, मौर्य काल या मौर्य वंश के दौरान हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक, इन तीन शासकों या सम्राट के बारे में जानेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में इन तीन ही सम्राट जो मौर्य वंश से संबंधित हैं इनके संदर्भ में बताया गया है। तो सबसे पहले अपने जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वह पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है प्यारे बच्चों, वह है 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक का जो काल है प्यारे बच्चों, वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल से संबंधित है। यानी कि मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो 322 से 298 ईसा पूर्व का जो ये काल है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मौर्य वंश ने जो अपना शासन स्थापित किया वो कहाँ किया था। इससे पूर्व में हम जनपदों, महाजनपदों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, और उनमें से हमने सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद है प्यारे बच्चों, उन पे बात की थी। सबसे जो शक्तिशाली जनपद है, अपने बात की थी मगध के बारे में। अब प्यारे बच्चों, जो मगध जनपद है, या ये कालांतर में क्योंकि मगध साम्राज्य बन गया या मौर्य काल के दौरान, तो इसका जो ये अपने उत्कर्ष पर था। तो जो मगध है, मगध, हमें इसके बारे में जो पूर्व में घटित कुछ घटनाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो मगध, इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर हमें मौर्य वंश को अच्छे ढंग से समझना है और मौर्य वंश की किस प्रकार नींव डली इसके बारे में समझना है, तो कुछ घटनाएं जो इससे पूर्व में घटी उन पे एक झलक देख लें अपने। यहां प्यारे बच्चों हम पढ़ के आ चुके हैं, कौन सा जनपद था? गांधार। और गांधार जनपद की राजधानी अपने पढ़ के आए थे तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला। इसी प्रकार मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र है। ठीक है, हमने प्यारे बच्चों मगध की जो राजधानी है इससे पूर्व गिरिब्रिज पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र, क्योंकि जब मौर्य वंश का यहाँ शासन था या इससे पूर्व भी नंद वंश की बात करेंगे, तो यहाँ पर आकर जो ये राजधानी है मगध की, वो पाटलिपुत्र बन गई थी। अब प्यारे बच्चों, हमें इसको समझना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस मगध साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन स्थापित हुआ। आपकी बुक में प्यारे बच्चों, क्योंकि हर एक वंश से शुरुआत दे रखी है कि सबसे पहले इस मगध साम्राज्य का आविर्भाव जो हुआ था वह हर एक वंश के समय में हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्यारे बच्चों मगध है, मगध साम्राज्य पे सबसे पहले जो वंश आया वह आया हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करते हैं। अब हालांकि हर्यक वंश से पहले भी एक वंश बृहद्रथ वंश का जिक्र आता है, लेकिन क्योंकि उसके बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, प्रमाणिक जानकारी हर्यक वंश से ही हम लेते हैं, तो कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य पर, मगध इस महाजनपद पर सबसे पहले जिस वंश ने अपना शासन स्थापित किया वह कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश से जैसे सर्वप्रथम जो शासक था बिंबिसार, इसी प्रकार अजातशत्रु या उदयनी। अब हर्यक वंश के बाद आगे चलकर एक और वंश आया, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद, क्योंकि हमें यहां से पढ़ना है प्यारे बच्चों, जो नंद वंश, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। और नंद वंश का जो अंतिम राजा है, कौन सा प्यारे बच्चों? नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद।
घनानंद या धनानंद, या आपकी बुक में घननंद के नाम से दे रखा है। तो इस घनानंद, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को ही हराकर, क्योंकि चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव डाली, तो हम घनानंद के बारे में थोड़ा यहां जानने का प्रयास करेंगे। और नंदवंश के बाद हम आज पढ़ ही रहे हैं कौन सा, मौर्य वंश। हमारा प्यारे बच्चों बिंदु ध्यान रहे, हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, और मौर्य वंश के अंतर्गत हमें पढ़ना है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हमारा बिंदु ये है, हम घटनाओं को सह संबंधित करके एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ अतिरिक्त बातें इसलिए ये बताई। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें किसका पता होना चाहिए, एक तो मगध, क्योंकि मगध पे ही शासन चलना है मौर्य वंश का। गांधार तक्षशिला की क्यों बात की, अभी बात अपने करते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत हमें पता सिकंदर महान के बारे में भी होना चाहिए। हमारा बिंदु सिकंदर नहीं है, थोड़ी सी चर्चा करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे तस्वीर एक बैठ जाए जो आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ, कुछ इस प्रकार कि मगध पे हमने अभी बात की कि मगध पे मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासन था, तो हम कहते हैं कि नंदवंश का। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। अब प्यारे बच्चों ये जो घनानंद था ये विलासी राजा था, प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता था, और यहां तक कि प्रजा से ऐश कर वसूल करना, इस प्रकार के इसके कार्य थे। तो प्रजा इससे कहीं ना कहीं दुखी थी। यही समय प्यारे बच्चों ऐसा था जब सिकंदर महान, जो विश्व विजेता जिसे हम जानते हैं, सिकंदर महान जो एक यूनान देश का एक छोटा सा शासक था, और इसने धीरे धीरे यूनान पे ही पूरे पे अपना शासन स्थापित कर लिया, अधिकार कर लिया, और फिर इसने अपना लक्ष्य रखा पूरे विश्व को जीतना। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसने इराक, इसने ईरान, अपने कह सकते हैं बैक्टीरिया, सीरिया, आज क्षेत्र है, चाहे मिस्र है, चाहे हम एशिया माइनर वाला जो टर्की वाला सारा क्षेत्र हम जानते हैं, ये सारा जीत के, और भारत में भी इसने आक्रमण किया था। तो जब ये अपने विश्व विजेता अभियान पे निकला था प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ, ये जैसे जैसे अपने विश्व विजेता अभियान पे निकला है और अपने अलग अलग क्षेत्रों को जीतता जा रहा है, जैसे इसने ईरान को जीता तो इसकी भनक यहां तक्षशिला या गांधार, क्योंकि यह गांधार जनपद है, गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला। और तक्षशिला उस समय प्यारे बच्चों क्या था, भारत में विद्या का केंद्र था, विश्वविद्यालय था, यहां पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों यहां अनेक आचार्य थे, जिनमें से हम एक आचार्य की बात करते हैं चाणक्य की। किसकी प्यारे बच्चों, चाणक्य की। चाणक्य जिसे हम कौटिल्य भी बोलते हैं, जिसे हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो इस चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये जो आचार्य था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये बड़ा दूरगामी था, प्रतिभाशाली था, टीचर था भाई, सीधी सी बात है। तो इन्होंने लंबी सोच दौड़ाई कि ये सिकंदर जो इस प्रकार बढ़ता आ रहा है, तो ये भारत पे भी आक्रमण करेगा, और सबसे पहले जो भारत का सीमांत प्रांत है, इस ओर से उत्तर पश्चिम की ओर से सबसे पहले कौन सा जनपद या कौन सा इलाका आ रहा है, गांधार का। तो सबसे पहले आक्रमण भी कहां होगा, गांधार पे। तो इसने यही सोचा कि इस आक्रमण को या सिकंदर के इस आक्रमण को कैसे विफल बनाया जाए, या इसके लिए हमें क्या किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो इसने विचार विमर्श किया यहां अनेक आचार्यों के साथ, और इस बात पे, इस निर्णय पे, विचार पे ये पहुंचे कि हम एक गांधार जनपद, क्योंकि इतनी बड़ी हमारे पास सेना नहीं है कि हम सिकंदर जैसे महान सम्राट का सामना कर सकें, तो हमें पूरे भारत के जो जनपद हैं, क्योंकि उस समय भारत अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, हम 16 महाजनपदों की बात इससे पहले कर भी आ चुके हैं। तो भारत में राजनीतिक एकता का क्या था प्यारे बच्चों, अभाव था। तो राजनीतिक एकता जरूरी थी। इसके लिए सबसे पहले यह देखना था कि सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा सेना हो, सीधी सी बात है। तो इस निर्णय पे पहुंचे कि इस समय भारत में जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य है या महाजनपद है वह है मगध। और इसीलिए चाणक्य फिर क्या करता है, सीधी सी बात है, चाणक्य
अपने इस पूरे भारत की रक्षा के लिए हम कह सकते हैं, या गांधार पर सिकंदर का आक्रमण न हो पाए, इसके लिए पहले से ही अपने पूरे भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की जाए, सभी एकजुट होकर हम सिकंदर का आक्रमण कर पाए। इसलिए यह कहा जाता है चाणक्य मगध साम्राज्य पर जो उस समय नंदवंश का जो शासक उस समय था घनानंद, इसके पास जाता है। कहते हैं कि अब अनेकों प्यारे बच्चों कहानी है, इससे पूर्व में हम थोड़ी बहुत इस पे चर्चा कक्षा 9th में करके आ चुके हैं। अब प्यारे बच्चों जो घनानंद है, घनानंद क्योंकि विलासी राजा था, जैसे ये इनके दरबार में कहते उपस्थित हुआ, कहने का भाव चाणक्य ने अपनी विचार बताया कि इस प्रकार हमें अखंड भारत, एक भारत, सभी जनपद एक साथ मिलकर और सभी हम सिकंदर का अगर सामना करेंगे तो उसे हरा सकते हैं। जब ऐसे विचार बताए तो घनानंद ने इसकी बात की और कोई ध्यान नहीं दिया और कहते हैं कि चाणक्य को अपमानित किया गया और दरबार से निकाल दिया गया। बस यहीं से ही प्यारे बच्चों जो चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, इसने एक प्रण लिया, शपथ ली, कसम खाई कि मैं आने वाले समय में इस मगध साम्राज्य या इस मगध साम्राज्य पे जो नंदवंश है, इस नंदवंश का समूल नाश कर दूंगा, इसे नष्ट कर दूंगा। इस प्रण के साथ ये वहां से तो खैर चल देता है। अब अनेकों क्योंकि कहानियां मिलती हैं, कहते हैं कि ये जब वापिस अपनी तक्षशिला क्योंकि वापिस आना है, तो रास्ते में एक जंगल में इसे एक बालक मिलता है। वो बालक कोई और नहीं प्यारे बच्चों, वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य ही है। वो बालक मिलता है। हमने पहले शिकारी से संबंधित एक कहानी साझा की थी, आज अपने राजकीलम खेल से संबंधित साझा कर लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों मौर्य वंश के बारे में हमें अनेक जानकारी, अनेक स्रोत हैं, आगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत है या फिर आप पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में अनेक अलग अलग कहानियां दी गई हैं। तो खासकर जैसे मुद्रा राक्षस में बता रखा है, तो यहां कहते कि जब ये वापस आ रहा था मगध से, तो जंगल में एक बालक मिलता है जो राजकीलम खेल खेल रहा होता है। अब राजकीलम खेल के बारे में हम प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत जानते हैं, पहले हमने चर्चा की थी। राजकीलम खेल ऐसा कि 10-12 जो भी बच्चे थे और उनमें दरबार लगा के चंद्रगुप्त जो था वो बच्चा वो बैठा हुआ था और इस प्रकार जैसे कोई कचहरी लगा रखी और इंसाफ कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की उसमें भावना थी, प्रतिभाशाली था। बस यही देख के चाणक्य प्रभावित हुआ कि हाँ ये बच्चा आने वाले समय में भारत का सम्राट बन सकता है अगर इसे शिक्षा दीक्षा दी जाए। तो ये बात है। और वहीं से क्या कहते हैं कि इसके जो चंद्रगुप्त मौर्य जो जंगल में रह रहा होता है, तो इसको जो पाल रहा होता है, जो शिकारी, चाहे वो शिकारी की हम बात कह ले, जो जिसके पास 10-12 बच्चे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका जो पालक पिता था, उससे ये 1000 काशार्पण के बदले में इस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद के और कहां ले जाता है, तक्षशिला में। अब तक्षशिला में वापिस चंद्रगुप्त मौर्य की वहां ले जाकर इसकी शिक्षा दीक्षा होती है और फिर यही बालक आगे चलकर प्यारे बच्चों मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। अब हमने सिकंदर के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। हाँ, हालांकि यह जरूर है कि सिकंदर ने अपना इस दौरान 326 ईसा पूर्व में अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि गांधार का उस समय जो राजा था, यहाँ पे आम्बी नामक जो राजा था, इसने तो पहले ही दीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद सिकंदर ने तो जो पंजाब का एरिया है, खासकर झेलम और चिनाब नदियों के बीच, यहाँ पे पोरस या पुरु नामक जो राजा, कक्षा 8 में एक कविता हम पढ़ के आए थे, है ना, ए मेरा पंजाब दोस्तों, ए मेरा पंजाब, है ना, उसमें अपने पढ़ के आए थे कि पोरस अते सिकंदर दा युद्ध इस धरती ते होया। अपने उस समय बहुत एक लंबी चौड़ी कहानी की चर्चा भी की हुई है, जो बच्चे पढ़ के आ चुके हैं खासकर स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, वो पोरस या पुरु वही राजा जो स्वाभिमानी था और उसकी कहीं ना कहीं वीरता से प्रसन्न होकर कहते हैं कि सिकंदर ने उसे उसका राज्य भी लौटा दिया था। अब इस तरह कहते हैं कि सिकंदर ने ये एरिया जरूर जीत लिया था या पंजाब तक भी उसने अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसकी सेना में महामारी फैलने की वजह से या अन्य अनेक कारण और भी बताते हैं, आगे बढ़ने से भारत के इस उत्तर की ओर या आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापिस
चले गए थे। बाद में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु भी हो गई थी, ये बाद की बात है। लेकिन ये घटनाक्रम तो सारा बीत गया था। उसके बाद 322 ईसा पूर्व में घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, हरा देता है। हाँ, इसके लिए यह भी मिलता है कि प्रवर्तन कश्मीर का एक जो शासक था परवर्तक, कश्मीर का राजा परवर्तक, उससे ये जरूर अपनी क्या करता है, थोड़ी संधि करके कहते हैं कि कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता जरूर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इस प्रकार घनानंद को हराकर मौर्य वंश की 322 ईसा पूर्व में क्या डाली, नींव डाली। अब प्यारे बच्चों, हमें आगे जो देखना है महत्वपूर्ण, जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इनकी उपाधियां यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किन नामों से पुकारा है, उनके बारे में भी जानते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इससे प्यारे बच्चों यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस आदि नामों से इसकी संज्ञा दी है। सेंड्रोकोटस यूनानी लेखक खासकर इन नामों से चंद्रगुप्त मौर्य को पुकारते हैं, ऐसा मिलता है। खासकर सेंड्रोकोटस, जो स्ट्रेबो के अलावा हम कह सकते हैं स्ट्रेबो व जस्टिन, जो यूनानी लेखक हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, किस नाम का, सेंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस किसने कहा है, एरियन ने। किसने कहा है, एरियन ने। वह प्लूटार्क ने। प्यारे बच्चों, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी भी ये जो यूनानी लेखक है मौर्य वंश के बारे में हमें ये जानकारी भी देते हैं। साहित्यिक स्रोत तो हैं ही हैं, विदेशी यात्रा वृत्तांतों से भी हमें जानकारी मिलती है, खैर आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेंड्रोकोप्टस नाम एक और मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। फिलार्कस नामक एक और लेखक था, उसने सेंड्रोकोप्टस कहा है चंद्रगुप्त को। पर प्यारे बच्चों, ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं, ये हमें कैसे पता चला? तो आगे चलकर प्यारे बच्चों, एक सर विलियम जोन्स नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह बताया कि सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस, ये जो नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो है कुछ चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ अतिरिक्त बातें कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा है। अब चंद्रगुप्त मौर्य या हम मौर्य वंश के बारे में हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, वो भी यहां हम साझा कर लें, क्योंकि हम प्यारे बच्चों एक दो नाम पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले हमने अभी जाना कि चाणक्य या प्यारे बच्चों कौटिल्य, या हम इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनकी एक पुस्तक मिलती है अर्थशास्त्र। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में जानकारी मिलती है, यानी कि मौर्य वंश की राजनीतिक, आर्थिक, हालांकि ये ग्रंथ तो राजनीति से संबंधित है, लेकिन मौर्य वंश के संबंध में भी खूब जानकारी मिलती है। तो चाणक्य व कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से। इसके अलावा हम यहाँ साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोतों की बात हम जब अशोक पढ़ेंगे उस समय स्वतः ही हम कर लेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आगे चलकर हम एक नाम और पढ़ेंगे, अभी आज ही मेगस्थनीज। प्यारे बच्चों, मेगस्थनीज है जो, ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और भारत में ये रहा। इसने किस पुस्तक, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, और इंडिका नामक इस ग्रंथ से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, या उस समय की भारत की तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हम एक नाम लेते हैं मुद्रा राक्षस। ये प्यारे बच्चों जो रचना है ये है विशाख दत्त की। ये प्यारे बच्चों, ये कम से कम तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अपने गुप्तकाल भी पढ़ेंगे उस दौरान भी ये नाम आएंगे। तो मुद्रा राक्षस है जो, इसकी रचना
किसने की थी? विशाखदत्त। ये नाटक ही था, इसमें भी मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी मिलती है। इसी में ही, इसी मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। क्या कहा गया प्यारे बच्चों? वृषल। वृषल का अर्थ है निम्न कुल से संबंधित, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह भी विवाद है कि यह किस कुल से संबंधित था। अब पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथों में तो इसे क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? शूद्र कहा गया है। मुद्रा राक्षस में या विशाखदत्त इसे क्या कहता है? वृषल, निम्न कुल से संबंधित कहता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध व जैन ग्रंथों में, बौद्ध व जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? कि ये तो क्षत्रिय था। ये तो क्या था? क्षत्रिय था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों कुछ ये भी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन सर्वमान्य जो हम मानते हैं वो यही है, मत जो मिलता है सर्वमान्य वो यही है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है ये क्षत्रिय था। अब प्यारे बच्चों यहां हम खैर साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे थे, वापिस वहीं आ रहे हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर हम बात करें दो जैन ग्रंथों की, क्योंकि हम यहां पे बात करते हैं दो जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथों में प्यारे बच्चों कल्पसूत्र, जैन ग्रंथों में हम नाम ले सकते हैं प्यारे बच्चों भद्रबाहु का। भद्रबाहु का कल्पसूत्र, कल्पसूत्र। इसी भद्रबाहु के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा चंद्रगुप्त इन्हीं भद्रबाहु से ही लेगा, तो भद्रबाहु के कल्पसूत्र से भी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हेमचंद्र का एक ग्रंथ मिलता है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वण, परिशिष्ट पर्वण, इससे भी जानकारी मिलती है। अब बौद्ध ग्रंथों की अगर बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में खासकर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों दीपवंश व महावंश, दिव्यावदान की, इन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। आपको प्यारे बच्चों खासकर ऊपर के ये तीन नाम हर हालत में ही याद रखने हैं। बाकी पे हम चर्चा कर सकते हैं, भद्रबाहु वाला भी आपको याद रहेगा क्योंकि भद्रबाहु हम पढ़ेंगे आगे, तो ये नाम कहीं ना कहीं ये तो आपके जहन में रहेंगे ही। हेमचंद्र, दीपवंश, बौद्ध, ये अगर नहीं याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बेटा हम मुख्य रूप से चर्चा जरूर कर सकते हैं जो सोमदेव की अपने कह सकते हैं कथा श्री सागर, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन आप प्रमुख रूप से चाणक्य, मेघस्थनी मुद्रा राक्षस और भद्रबाहु की कल्पसूत्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, ये थोड़ा सा अपने विशेष। पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। कर्ता कौन है? विशाखदत्त है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों ये तो थे स्त्रोत, कौन से? मौर्य काल से संबंधित, मौर्य काल की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी से संबंधित। अब हम क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही पढ़ रहे थे, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य अब 322 ईसा पूर्व में क्या बन गया है? शासक बन गया है। अब अनेक इसने युद्ध किए। अब उनमें से एक प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण जो युद्ध आता है 305 ईसा पूर्व में, ये किसके साथ होता है? ये प्यारे बच्चों सेल्यूकस निकेटर के साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ, निकेटर के साथ। किसका होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्षज चंद्रगुप्त मौर्य। 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर कोई और नहीं है, ये असल में जो सिकंदर महान, जो हम इससे पूर्व में पढ़ के आ चुके हैं, उसी का ही ये क्या है? सेल्यूकस निकेटर उसी का ही एक सेनापति है, थल सेनापति था। तो ये क्या करता है? ये भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन ये अनभिज्ञ होता है कहीं ना कहीं इस बात से कि इस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति है वो चेंज हो गई है, क्योंकि इसके जहन में कहीं ना कहीं यही था कि हाँ, सिकंदर ने जो प्रांत, जो भारत जीत नहीं पाया, वो मैं उसका ख्वाब पूरा कर सकूं और मैं भारत के अवधि क्षेत्रों को जीत पाऊं। तो ये उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आक्रमण करता है भारत पर। लेकिन ये जैसे ही आक्रमण करता है तो इसे पूरा कड़ा आगे से प्रहार झेलना पड़ता है, और यहां तक कि सेल्यूकस की 305 ईसा पूर्व में जो ये युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, इसमें इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसे संधि के लिए, समझौते के लिए विवश होना पड़ता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस संदर्भ में भी बताया गया है, जब हार हो जाती है प्यारे बच्चों तो संधि में यह समझौता इसे करना पड़ता है, जो किसी समय सिकंदर ने जो
प्रांत जीते थे, या सेल्यूकस के अंडर में जो प्रांत आते थे, कौन से, खासकर पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला इलाका, वो संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को वो प्रांत देने पड़ते हैं। तो कौन से वो है, हेरात, काबुल, कांधार और इसी प्रकार बलूचिस्तान। ये प्यारे बच्चों चार जो प्रांत हैं, ये चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपने पड़ते हैं, सेल्यूकस निकेटर को। यानी कि अब उसके बाद प्यारे बच्चों ये भी मिलता है कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है, जो इसकी पुत्री का नाम मिलता है हेलन, या एक नाम और भी मिलता है क्रानेलिया। अपनी पुत्री हेलेना या क्रानेलिया का ये विवाह किसके साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये भी जानकारी मिलती है प्यारे बच्चों। यहां पर जब संधि, क्योंकि संधि या समझौता एक तरफा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में, इस वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बदले में, या काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान ये प्रांत क्योंकि इसने ले लिए थे, अब इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी देता है। कितने हाथी, 500 हाथी देता है। तो इस प्रकार ये संधि या 305 ईसा पूर्व का जो ये युद्ध था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये चंद्रगुप्त मौर्य के महत्वपूर्ण युद्धों में से ये विशेष युद्ध है जो हमें पढ़ना ही पड़ता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार प्यारे बच्चों अपने जीवन काल में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी कि हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत पर, जो इससे पूर्व में हम 16 महाजनपद पढ़ के आ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं मौर्य वंश के दौरान, मौर्य काल के दौरान राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी। वो सभी मौर्य वंश के ही अंग बन गए थे। हम कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, वो हम कह सकते हैं उत्तर में, खासकर उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में प्यारे बच्चों मैसूर, या हम कह सकते हैं कर्नाटक तक इसका क्या था, अधिकार हो गया था। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र तक, गुजरात तक हम कह सकते हैं इसका राज था। और उत्तर पश्चिम, ये खासकर ये जो इलाका है, यहां ईरान तक या हिंदू कुश पर्वत तक इसका राज स्थापित हो गया था। हिंदू कुश पर्वत तक, यानी कि खासकर ये इलाका उत्तर पश्चिम का। इस प्रकार अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन है, वह भी चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो काफी विस्तृत क्षेत्र था, इसके अंतर्गत आता था। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खासकर जो दक्षिण भारत में भी अभियान चलाया या विजय प्राप्त की, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में ही दे रखा है। दो प्यारे बच्चों तमिल ग्रंथ हैं, जिस नाम है जिनका प्यारे बच्चों एहना नूरू या एहना नूर और मुरना नूर, और कौन सा, मुरना नूरू या नूर। इन दोनों ग्रंथों से हमें यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में भी विजय अभियान चलाया था। तो किन दो ग्रंथों से, तमिल ग्रंथ कौन से, एहनानूर और मुरनानूर से। अब प्यारे बच्चों अंतिम अब यह मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 12 वर्ष में प्यारे बच्चों मगध में भीषण क्या पड़ा, अकाल पड़ा। क्या पड़ा था, भीषण अकाल भी पड़ा था। और इसी अकाल से निजात पाने के लिए कहते हैं कि इसने जैन धर्म कबूल कर लिया, जैन धर्म। और गुरु किसको बनाया, हमने बात इससे पहले करा चुके हैं, भद्रबाहु। ठीक है, मुनि भद्रबाहु से अपने कह सकते हैं शिक्षा दीक्षा लेके जैन धर्म कबूल किया, जैन धर्म धारण किया। और भद्रबाहु से शिक्षा लेकर इसने फिर इसी के तहत ही कहते हैं कि अपना जो राज्य है,
अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में छोड़कर अपना अंतिम समय है कर्नाटक में ही एक जगह है प्यारे बच्चों, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला 2-3 बार आप इसे पढ़ोगे याद हो जाएगा। श्रवण बेलगोला कहां है? कर्नाटक में ही है। तो यहां पर इस जगह पर एक पहाड़ी है, बस उस पहाड़ी पर ही इसने अपना अंतिम समय बिताया। कहते हैं कि जैन ग्रंथ में एक प्रथा मिलती है, जैन धर्म में एक प्रथा मिलती है जिसका नाम है प्यारे बच्चों संथारा। संथारा आज से लगभग 4-5 साल पहले इस प्रथा के बारे में काफी सुर्खियों में ये रही थी। संथारा या इसे अपने सल्लेखना पद्धति भी बोलते हैं। सल्लेखना पद्धति या संथारा पद्धति से उपवास या व्रत रख के, हम कह सकते हैं उपवास रख के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए 298 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने खासकर 322 से 298 ईसा पूर्व तक जो इनका चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल मिलता है, इस दौरान अनेक इन्होंने युद्ध किए और हम कह सकते हैं अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। और हम कह सकते हैं कुछ प्रथम बार जो घटनाएं हुई, जैसे पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह जो मिलता है हेलेना के साथ जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। और पहला जो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने वाला वंश या शासक भी कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। इसे हम भारत का मुक्तिदाता भी बोलते हैं, क्योंकि खासकर जो बाहरी आक्रमणों से रक्षा किसने की थी हमारी, ठीक है, जैसे सेल्यूकस निकेटर को हराया तो बाहरी या विदेशी आक्रमणों से रक्षा करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त। इसीलिए हम इसे भारत का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों बातें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र बिंदुसार के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक रीड करो। सो धन्यवाद।